This is the Amresh Jai of Amresh Harsh Academy. Batch is the Harsh Spandan Crash and Revision course. Chapter number 17, Current Electricity, and you know this is the lecture number 2. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are grouping of cells. ठीक है। से पहले देखिए हम लोगों ने रेजिस्टेंस ग्रुपिंग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों ने कैपेसिटर का ग्रुपिंग पढ़ा था। इसके बाद रजिस्टर का ग्रुपिंग पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग सेल्स का ग्रुपिंग पढ़ेंगे। बहुत सारे सेल्स को अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या होगा। ठीक है। टॉर्च में देखते हैं, टॉर्च में जब हम लोग लाइट जलाते हैं तो सीरीज में बैटरी को ज्वाइन किया जाता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमें मिलती है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉज। विटस्टोन यस अभी आ ब्रिज। रहे हैं। विटस्टोन ब्रिज क्या है? स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, एंड लास्ट में फिर मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। you know in grouping of cells there are three types of grouping of cells. First one is called cells in series, second one is called cells in parallel, यस third one is called cells in the mixed grouping. ठीक है। अब सीरीज क्या होगा? सेल्स इन सीरीज का मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास एक सेल है, दूसरा सेल आपने इस तरह से लाइन से आपने अरेंज कर दिया, एक के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना है। इसी को सेल्स इन सीरीज कहते हैं। अगर एक सेल का ईएमएफ सपोज कीजिए E1 है, दूसरे सेल का E2 है, थर्ड वाले का E3 है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? सो यू कैन से दैट E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। यस और नो? अब यस एक का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है, सो यू कैन से दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज द NR। इसी तरह E1 E2 E3 सब अगर आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा? N इंटू ई। क्लियर है? सो यू कैन से दैट E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NE, R इक्विवेलेंट इज यस इक्वल टू NR, एंड टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R प्लस NR। सो करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो क्या फॉर्मूला हो गया? I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। क्लियर है? यस सर। नाउ केस नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट केस की बात करते हैं, व्हेन R इज टू ग्रेटर देन NR, माना आउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टू ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तब क्या करेंगे हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। I इज इक्वल टू NE अपॉन कैपिटल R। सीरीज कॉम्बिनेशन इज एडवांटेज, गिवन ऑफ एडवांटेज, तो इसको कहते हैं एडवांटेजियस। ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? एडवांटेजियस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू द सिंगल सेल। इसलिए जब हम लोगों को ज़्यादा करंट चाहिए होता है तो बहुत सारे बैटरी को क्या करते हैं हम लोग? सीरीज में ऐड कर देते हैं, बहुत सीरीज सारे में ले। सेल को सीरीज में हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। केस 2, व्हेन R इज टू लेस देन NR, देन दिस कंडीशन कैपिटल R शुड बी नेग्लेक्टेड। तो ये क्या हो गया? NE अपॉन NR, NN को कट कर दीजिए, ER। ये आप देख रहे हो, बहुत सारे सेल को लगाने के बाद भी हमें सिर्फ एक सेल का ही करंट दे रहा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हाँ हमारे पास कभी भी एडवांटेज देने वाला नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? दिस इज नॉट एडवांटेजेनियस। ठीक है। ये एडवांटेजेस है। Conclusion here, the maximum current can be drawn from the series combination of cells if the external resistance is very high as compared to the internal resistance of the cells. Clear? यस सर। Now cells in parallel। अब बहुत सारे सेल हैं जिसका EMF E है। यहाँ मैंने 3 लिया है, लेकिन आप बहुत सारा ले सकते हैं। सपोज करो ये E है, ये दूसरा E है, ये तीसरा E है, सपोज करो यह फोर्थ है, और फिर इसी तरह फिफ्थ है, और डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे सेल को आपने पैरेलल में ज्वाइन किया। पैरेलल का क्या कंडीशन होता है कि एक ही पॉइंट से ज्वाइन होना चाहिए, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इसका सेम हो जाएगा। तो जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं
तो यू नो, if one cell has the internal resistance small r, second has the r, similarly I can say that 1 upon rp is equal to 1 upon r plus 1 upon r plus 1 upon r. अगर ये हमने कहा कि m नंबर ऑफ सेल है तो क्या लिखेंगे हम लोग, अप टू m टर्म्स. So you can say that here it is the m upon r. So rp is equal to r upon m. Yes or no? RP is टोटल equal to R upon रेजिस्टेंस N. इज इक्वल टू, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम. अब टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक ही ई के इक्वल होगा. ठीक है, Yes, sir. क्योंकि इसकी ईएमएफ ई है तो सब पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो वोल्टेज सेम है तो ईएमएफ भी सेम होगी यहाँ पे. तो नाउ current I is equal to, you can say that E upon R plus small r upon m. After the LCM, this is the ME upon M capital R plus small r. फॉर्मूला लिख लीजिए कॉपी में. I is equal to ME upon M capital R plus small r. केस नंबर फर्स्ट, when capital R is less than small r. ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर दीजिए. So current I is equal to ME upon R. This parallel combination is advantageous. ये एडवांटेज देगा ये. केस नंबर 2, if R is 2 greater than small r, then I can say that I equal to ME upon MR. MM cut become E upon R. तो क्या ये कभी भी एडवांटेज देगा, फायदा नहीं है. इतना सब सेल लगा देने के बाद भी मुझे एक सेल के बराबर का करंट दे रहा है, तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए. तो क्या लिखेंगे, नॉट एडवांटेजियस. मीन्स द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज सेम एज ड्यू टू द सिंगल सेल. तो Yes, व्हाट इज sir. द कंक्लूजन हियर, पढ़ के सुनाइए गौरव. Uh, from above, we conclude that the maximum current can be drawn from the parallel combination of cells if the external resistance is very low as compared to the internal resistance of the cells. ठीक है. नाउ सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, इसका मतलब कुछ सीरीज में रखा है, कुछ पैरेलल में रखा है. देखिए ये आपके पास सेल है, ठीक है, इसको हमने सीरीज में रख दिया और फिर ये सबको पैरेलल में हमने रख दिया है. अब तुम कहोगे सर कितना नंबर ऑफ सीरीज में रखा, कितना पैरेलल में रखा. देखिए n नंबर ऑफ सेल को मैंने सीरीज में रखा और इस तरह का सीरीज m टाइम्स है. मैं लिख देता हूँ, m टाइम्स ऑफ रो, m टाइम्स ऑफ रो. तो यू नो 1 अपॉन आर पी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देखिए अगर एक सीरीज में बात करें तो यहाँ पे आर 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 टोटल कितना हो गया, एन आर, फिर इसमें क्या हो गया, एन आर, फिर एन आर. तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस डॉट 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 अप टू एम टर्म्स. यस और नो, इज इक्वल टू एम अपॉन एन आर. सो आर पी इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम. ये टोटल रेजिस्टेंस हुआ इंटरनल में. अब टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इज इक्वल टू यू नो कैपिटल आर प्लस एन आर अपॉन एम. अब आप देख रहे हो कि ये ईएमएफ जो है ये पहले सीरीज में है, तो टोटल सीरीज वाला कितना हो गया, एन ई, और पैरेलल में है एम रोज है, तो उससे कुछ मतलब तो होता नहीं है क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. तो यू शुड राइट हियर इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स. You know, you can write here this is the NE. So current I is equal to NE upon capital R plus NR upon M. After the LCM, MNE upon MR plus NR. This is your final formula. ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए ध्यान दीजिएगा. The current I will be maximum. Current I will be मैक्सिमम. मैक्सिमम करंट कब होगा, जब डेनोमिनेटर मिनिमम होगा, माना एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम. यस और नो.
तो मिनिमम है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखो Yes, sir. एम आर प्लस एम आर है, तो इसका मतलब इसको अंडर रूट एम आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज कर देता हूँ। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट दिस इज इक्वल टू, इट शुड बी मिनिमम। तो इसका मतलब है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर है? तो अब हम Sir, लोग but देख रहे question हैं, आया. अभी रुक जाइए। रूट अंडर एम आर माइनस एन आर होल स्क्वायर प्लस 2 एम आर एन आर इक्वल टू मिनिमम। ऐसा मिनिमम कब हो सकता है? जब रूट अंडर जीरो हो जाए, मतलब ये स्क्वायर वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है या मिनिमम जीरो होता है। तो यू कैन राइट हियर इट विल बी मिनिमम व्हेन अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर, क्योंकि अंडर रूट एम आर माइनस एन आर इक्वल टू जीरो। रूट रूट कट कर दीजिए, एम आर इज इक्वल टू एन आर, मीन्स कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर टाइम्स ऑफ द एम, मीन्स external resistance is equal to total internal resistance of all the cells. We get the maximum current in mixed grouping of cells if the value of external resistance is equal to the total internal resistance of the all cells. Now this is the my funda. When n identical cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then total EMF of the cell is E. क्यों? Since the parallel combination of cell increases the size of electrons and does not change the EMF of the cell. ठीक है? When n identical cells each of EMF E are connected in series, तब क्या होगा? Total EMF equal to n times of E, क्योंकि E plus E plus E n times of E. अगर किसी n आइडेंटिकल सेल के सीरीज में एक सेल को उल्टा लगा दो, मतलब प्लस की जगह माइनस लगा दो, तो क्या होगा? तो यू नो इट विल रिड्यूस द टोटल ईएमएफ बाय 2e। पूछो क्यों? क्योंकि एक देखो पॉजिटिव नेगेटिव था, आपने एक को नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा लगा दिया, तो ये इसका जो ईएमएफ है ये पॉजिटिव हो गया, इसका ईएमएफ नेगेटिव हो गया, दोनों आपस में कट के जीरो हो गए। मतलब एक रॉन्ग लगाने की वजह से वो एक सही वाले को डैमेज कर देता है। अच्छा, तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया? Ne माइनस 2e। द इफेक्टिव EMF इज इक्वल टू NE माइनस 2e। बहुत बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर मैं एक उल्टा सेल लगा दूंगा तब तो ऐसा भी तो होगा कि सर्किट ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर्किट क्लोज हो जाएगा, लेकिन EMF उसकी NE माइनस 2e होगी। ठीक है, माने एक ने दूसरे को डैमेज कर दिया। When n cells each of internal resistance R are wrongly connected in series, ठीक है, अगर एक रेजिस्टेंस को उल्टा कनेक्ट कर दे, ऐसे उल्टा कनेक्ट का कोई लॉजिक तो होता नहीं है रेजिस्टेंस में, लेकिन फिर भी मान लो, ठीक है, कि अगर आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इक्वल टू NR, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मोर वोल्टेज। अगर बहुत सारे सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। अगर पैरेलल में आप कनेक्ट कर देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिलता है। लेकिन जब मिक्स ग्रुपिंग में करते हैं तो आपके पास ज़्यादा पावर मिलता है। आपके घर में भी देखना, नीचे में एक सर्किट होता होगा जिसको पावर सर्किट कहते हैं। फ्रिज, AC सब उसी में लगाया जाता है। और एक नॉर्मल से होगा ऊपर जिसमें फैन और चार्जर, मोबाइल, लैपटॉप वही सब लगाते हैं, तो इसको कहते हैं लाइट सर्किट। इस वाले को कहते हैं पावर सर्किट। पावर सर्किट में क्या होता है? मिक्स्ड ग्रुपिंग किया जाता है। जब उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सब लगाते हैं ना घर में, तो उसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है। तो फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूं वंस मोर, इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज यू गेट मोर वोल्टेज। इसीलिए जब हम लोग इसमें टॉर्च में बहुत सारा सेल को एक साथ लगा देते हैं सीरीज में, तो हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। पैरेलल में अगर लगा देते हैं तो आपको ज़्यादा करंट मिलता है। अलग अलग रूम में लगाएंगे, देखेंगे करंट आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, गेट मोर करंट। और मिक्स ग्रुपिंग में गेट मोर पावर। नाउ न्यू टॉपिक इज हियर, किरचॉफ्स लॉ। देयर आर 2 लॉज ऑफ किरचॉफ्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड किरचॉफ्स जंक्शन लॉ।
KJL इसको कहते हैं। इसी को किरचॉफ्स पॉइंट लॉ भी कहा जाता है, इसी को किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। सेकेंड वन इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को सेकेंड लॉ कहते हैं। इसी को किरचॉफ्स वोल्टेज KVL कहते हैं। इसी को किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहते हैं, इसे लूप लॉ भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड लूप लॉ एंड दिस वन इज कॉल्ड जंक्शन लॉ। So you can say that there are two Kirchhoff's laws. First one is called KJL, second one is called KVL. What is the Kirchhoff first law or Kirchhoff junction law or Kirchhoff's current law? This is completely based on law of conservation of charge. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी जंक्शन पे कभी भी चार्ज रेस्ट में नहीं रहता है। जैसे मान लो तुम मोबाइल जहां पे अभी चार्ज में लगाए हो या लैपटॉप जहां पे चार्ज में लगाए हो, तो क्या Yes. करंट रुका हुआ है क्या? आंसर है नहीं, नहीं। करंट आया और चला गया। मीन्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट ऑफ द सर्किट इज 0। इसका मतलब है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इक्वल्स द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। Yes. Yes. The current flowing in a conductor towards the junction is taken as positive and current flowing away from the junction is taken as negative. So you can write here minus I1 minus I2 plus I3 minus I4 plus I5 is equal to 0. तो यहाँ पे I3 plus I5 is equal to I1 plus I2 plus I4 means total current flowing towards the junction equal to total current flowing out of the junction. Current cannot be stored at junction. Hmm. It means no Yes. point junction in a circuit can act as a source or sink of charge. आपके सर्किट में कहीं भी चार्ज रुका हुआ नहीं रहता है, वो सोर्स की तरह कभी बिहेव नहीं करता है। सेशन रीजन क्वेश्चन में इस टाइप का आएगा। एंड यू नो किरचॉफ फर्स्ट लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड किरचॉफ सेकेंड लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज लूप इज 0। कोई भी लूप ले लीजिए, सपोज कीजिए एक लूप आपके पास ये है, यहां पे एक दूसरा लूप आपने ले लिया। किसी भी लूप को आप ले लेते हैं तो टोटल करंट सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज लूप इज 0। इसको याद रखने का तरीका कि किसी भी सर्किट में एक इनपुट और एक आउटपुट है, दोनों का सम हमेशा 0 होगा। इफ R is the capital resistance, I is the current, so I into R plus summation of EMF is equal to 0। इसको दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं हम लोग, इन अदर वर्ड्स, नॉट दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर एंड सेल इन द लूप इज 0। समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF एंड लूप, अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन वेरियस आर्म्स ऑफ द लूप इज 0। कॉपी में लिख लीजिए, समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू, वेयर E इज द EMF, IR इज द वोल्टेज, क्योंकि किसी R में रेजिस्टेंस R है, उसमें I करंट पास हो रहा है, वोल्टेज क्या हो गया, डेल्टा V, मतलब ये V हो गया, तो समेशन ऑफ E प्लस V इक्वल टू 0 मीन्स the net electromotive force around a closed circuit loop is equal to the sum of potential drop across the loop। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल गिरना नहीं होता है, वहां पे कितना प्रेजेंट है पोटेंशियल, उसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो कहने का मतलब है ये सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि जितना इनपुट एनर्जी है उतना आउटपुट एनर्जी होगा जी। सो यू नो डिफरेंस बिटवीन द किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज। First law, this law supports the law of conservation of charge. Second law, this law supports the law of conservation of energy. According to the first law, summation of I equal to 0. According to the second law, you know summation of E plus summation of IR equal to 0. फर्स्ट लॉ जो है वो ओपन और क्लोज सर्किट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ये पॉइंट्स है
कि यहाँ पे करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, इसके लिए भी काम करता है। और अगर कोई सर्किट क्लोज है, उसमें एक जंक्शन है, उस पर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड लॉ कैन बी यूज्ड इन ओनली क्लोज सर्किट्स। अगर कोई सर्किट क्लोज है तभी उसमें आप सेकेंड लॉ लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज? एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। जब मैं बच्चे से पूछता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हो बेटा, तो बच्चा आंसर देता है कि सर बहुत सारे रेजिस्टेंस, या 4 या 5 या 10, आगे भी होगा लेकिन मिनिमम 4, ठीक है। जब वो 4 रेजिस्टेंस इस तरह से अरेंज्ड होता है, ठीक है, जो इस रूल को फॉलो करता है, ऐसे सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ने क्या बताया था पहले समझिएगा। इफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S आर अरेंज टू फॉर्म अ ब्रिज एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इसको 4 को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। विद अ सेल EMF इज E, ये EMF E से कनेक्टेड है। एंड वन वे की K1 बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C। A और C के बीच में एक की K1 हमने डाल दिया। एंड लैपिंग की K2 बिटवीन द पॉइंट्स B एंड D। दूसरा की हमने यहाँ पे B और D के बीच में यहाँ डाल दिया है, ठीक है। क्लोजिंग K1 फर्स्ट, पहले K1 को क्लोज करो, एंड K2 लेटर ऑन इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं हो रहा है, तो हम लोग उस ब्रिज को बैलेंस्ड ब्रिज कहेंगे। जब करंट इसमें पास ही नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना करंट P से आया उतना Q में चला गया, जितना R में आया उतना S में चला गया। तो P अपॉन Q शुड बी R अपॉन S। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। नाउ इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। आपके पेपर में नहीं आएगा, पर ये अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट में ये यूज होगा। यहाँ पे P, Q, R, S, और इसमें जानते हैं सेकेंड लॉ का यूज भी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। ये सर्किट में करंट I पास हो रहा है, इधर I1 चला गया तो इधर I माइनस I1 हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ गैल्वेनोमीटर में करंट IG आया, ये I1 इधर से जा रहा था, IG इधर आ गया, तो इधर कितना गया I1 माइनस IG। यहाँ से IG आके इस I माइनस I1 से कनेक्ट हो गया, तो यू नो I माइनस I1 प्लस IG, और फिर I माइनस I1 प्लस IG कनेक्ट हो गया I1 माइनस IG से। हियर करंट इज I। जो करंट सर्किट में पास करता है, जिससे वो इनपुट माने एंटर करता है, वही फिर बाद में एग्जिस्ट करता है। नाउ अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन ABDA। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ करंट I is passing through the circuit and distribution is here, so applying Kirchhoff's second law to the closed circuit, closed circuit भी बोल सकते हैं, क्लोज लूप भी बोल सकते हो, क्लोज मैश भी बोल सकते हो, ABDA। इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ABDA इधर जा रहे हैं हम लोग इस वाले में, ठीक है। जब इस वाले में जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, पहले यहाँ से A से स्टार्ट कीजिए। P में जैसे गए तो करंट I1 जा रहा था और P रेजिस्टेंस था, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना किया यहाँ पे I1 इंटू P। फिर करंट गैल्वेनोमीटर में IG जा रहा है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, तो क्या लिखेंगे यहाँ ड्रॉप कितना करेगा पोटेंशियल IG इंटू G। Yes. अब देखो जिधर करंट जा रही है तुम भी उधर जा रहे हो, तो पॉजिटिव ले लो पोटेंशियल को। जब तुम जिधर जा रहे हो और उल्टा डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उसको नेगेटिव ले लीजिए। देखिए मैं D से A की तरफ आ रहा हूं, लेकिन करंट A से D की तरफ जा रहा है, तो माइनस I माइनस I1 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से ABD ले लिया मैंने, अब BCDB ले लेते हैं।
ठीक है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो. यू नो दिस इज द बी हियर, बी सी डी एंड बी. नो यू नो बी सी डी बी. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बी से स्टार्ट करते हैं. तो मैं लिख देता हूँ इन मैस बी सी डी बी. अब जब हम लोग बी से सी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, करंट इज हियर I1 माइनस आई जी. सो आई विल राइट हियर I1 माइनस आई जी इंटू क्यू माइनस, अब अपोजिट डायरेक्शन में देखो, सी से डी अपोजिट डायरेक्शन है, तो I माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. अभी आपने क्या कहा, वैन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. वैन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन मीन्स जब डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा तो उसमें आई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. मीन्स बैलेंस्ड सीरीज सर्किट इज बैलेंस्ड. तो अब आई जी इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए. तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा, I1 इंटू पी माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू 0. So I can say that I1P is equal to I minus I1 into R. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड वाला इक्वेशन देखें, IG 0 हो गया तो यहाँ क्या बचा, I1 इंटू क्यू माइनस I1 इंटू एस इज इक्वल टू 0. सो आई कैन ऑल्सो राइट हियर I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस. सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ. डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ. सो यू नो, अब देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो I1 कट हो गया, P अपॉन क्यू, I माइनस I1 कट R अपॉन एस. सो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस. प्रूव्ड. एक्चुअल में देखिए ये व्हिटस्टोन ब्रिज प्रूव किया मैंने, लेकिन इसमें पूरा किरचॉफ्स लगाया मैंने. जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो किरचॉफ्स प्रॉपर इसी तरह से लगाइएगा कि किसी पहले एक सर्किट को लीजिएगा, फिर दूसरा सर्किट लेंगे, दोनों में कॉमन आ जाता है, नहीं बनता है तो फिर तीसरा सर्किट भी लेना. लेकिन कोशिश कीजिएगा जब भी कोई सर्किट लें तो उसमें कुछ कॉमन पार्ट जरूर हो. नाउ टेम्परेचर मेजरिंग यूजिंग व्हिटस्टोन ब्रिज, इसका थ्योरी कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमेरिकल यूज होगा. ठीक है. न्यू टॉपिक, स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज. ये होता क्या है, यू नो, इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द व्हिटस्टोन ब्रिज. व्हिटस्टोन ब्रिज का ये प्रैक्टिकल फॉर्म है जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं. सपोज कीजिए एक वायर आपके पास है और ये 1 मीटर लेंथ का है. सपोज कीजिए यहाँ से हमने 1 मीटर लेंथ का कहा कि ये वायर है जी. ठीक है. अब हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज ही अप्लाई करना है. तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, यू नो दिस इज द R, हियर रेजिस्टेंस इज S. यहाँ से हमने एक गैल्वेनोमीटर ले लिया सर्किट में और इसको जॉकी कहते हैं. इस तरह से वायर लगा के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो इसको जॉकी कहते हैं. प्रैक्टिकल में किया होगा आप लोगों ने. अब जब किसी पॉइंट पे टच करते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्टिव सर्किट है और इस रेजिस्टेंस की वजह से, इन दोनों रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट आता है. ठीक है. तो यू नो इन दिस कंडीशन आल्सो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. मीन्स व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड. अब तुमको सर P तो मुझे इसमें दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पे है, R और S आपने लिख दिया. देखो ये A से लेकर D तक यहाँ जो लेंथ है जहाँ पे डिफ्लेक्शन पॉइंट आया, ये पहले वाले लेंथ को जो रेजिस्टेंस जो होगा वो P होगा, बाद वाले का रेजिस्टेंस Q हो गया. तो आई कैन से दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. न्यूमेरिकली अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. सपोज कीजिए कि ये L1 लेंथ पे डिफ्लेक्शन पॉइंट आया और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है. तो स्मॉल r इंटू L1 इक्वल टू 100 माइनस L1 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू R अपॉन S. ठीक है. तो यू नो स्मॉल r इज कट, R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1. कहने का मतलब है कि दो रेजिस्टेंस का रेशियो इसमें
दोनों लेंथ का लेंथ का डिवीजन होगा। अगर मुझे आर निकालना है तो क्या करेंगे, L1/100 माइनस L1 इंटू एस, लिख लीजिए कॉपी में, R इज इक्वल टू Yes. L1/100 माइनस L1 इंटू एस। क्या डाउट है पूछिए मेरे से पहले। कौन? हाँ सर समझ रहा कंस्ट्रक्शन इसका क्या होता है, मैंने सारी बातें बता दी है। 1 मीटर का क्या करते हैं, कंस्टेंटन वायर ले लेते हैं या मैंगनीन वायर ले लेते हैं, जॉकी लगाते हैं, एक सेल लगा देते हैं, ईएमएफ जिसको बोल सकते हो, सेल बोलना ठीक नहीं है, एक सेल लगा देते हैं जिसकी ईएमएफ ई है, टच करते हैं, डिफ्लेक्शन पॉइंट आता है और उससे फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यू नो मीटर ब्रिज और द स्लाइड वायर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is the most sensitive when the resistance of all the four masts of the bridge is the same. Meter bridge cannot be used to measure the very high or very low resistance. And you know the balance position of meter bridge is not affected on interchanging the position of battery and galvanometer. Very very important. अगर बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर की जगह अगर बैटरी भी रख दोगे तो भी बैलेंस पोजीशन में कोई, मतलब जहाँ पे नो डिफ्लेक्शन आया था उसमें चेंज नहीं आता है। Yeah. बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो भी आपका बैलेंस पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू टॉपिक इज हियर, पोटेंशियोमीटर एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर इस वायर में इस पॉइंट पे इस पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम लोग पोटेंशियोमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, द फॉल ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। पहले इसका कंस्ट्रक्शन सीखिए तब समझ में आएगा। सपोज कीजिए यहाँ ए से लेकर यहाँ 1 मीटर का आपने वायर ले लिया, फिर आपने 2 मीटर का लिया, 3 मीटर का लिया, 4 मीटर का लिया, 5 मीटर का, 6 मीटर का, जितना मर्जी है ले लीजिए। पहले वाले में क्या हो रहा था, जब मीटर ब्रिज में डिस्कस किया था मैंने सिर्फ 1 मीटर का लिया था, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मीटर का ले सकते हैं। लॉन्ग वायर आपने ले लिया, लेकिन हाँ सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए, मोटा दुबला नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ड्राइविंग सेल लगा दीजिए। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दो, या जिसको गैल्वेनोमीटर बोलते हो गैल्वेनोमीटर लगा दो। यहाँ पे एक जॉकी लगा दीजिए और जॉकी से टच करते चलो हर पॉइंट को। जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है, मतलब नो डिफ्लेक्शन आ जाता है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, तो वही वहाँ से उस लेंथ को मेजर कर लो, इस लेंथ को मेजर कर लीजिए। एक लेंथ हो गया L1, दूसरा लेंथ हो गया L2। क्लियर है? या तो इसमें जो फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, ऑफ द वायर। इसी को जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो कांस्टेंट डालते हो, तो V इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू L। इसका मतलब K इज हियर पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं बताया करता था पहले कि पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है। yes or no? yes, So you can say that here potential gradient equal to potential of AB upon the L, and you know V equal to IR, so IR AB upon L. I can say that I into lambda, where lambda is equal to a constant which is called resistance per unit length. Yes or no? Similarly, EMF of source balance point of the B and C, I can write here E2 is equal to K into L, EMF के लिए। तो you know I into I R A B upon L into L, L कट हो गया, क्या बचा, I into R of BC, so K is equal to V upon also in this condition. तो conclusion is here, potential gradient is equal to voltage upon length is equal to IR upon L is equal to E naught upon R into R naught plus R into L, that's it. तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी दो पॉइंट पर वोल्टेज मेजर करने का काम करता है।
सबसे खासियत इसकी ये है कि ये पोटेंशियल करंट को ड्रॉ नहीं करता, करंट इट नहीं करता है ये, इसीलिए हम लोग पोटेंशियल यूज नहीं कर। ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वोल्ट मीटर तुम सर्किट में लगा देते हो तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वो खुद भी अपना कुछ वोल्टेज को ड्रॉ, मतलब क्या कहते हैं, इट कर जाता है सर्किट का। लेकिन पोटेंशियोमीटर का भी पोटेंशियल इट नहीं करता है। तो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट इज हियर, फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल एंड कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सपोज करो मैंने 2 सेल अभी खरीद के लाया, ठीक है, ये लाया मैंने। अब मुझे पता अच्छा। करना है इसका ईएमएफ कितना है, इसका ईएमएफ कितना है। तुम कहोगे सर वो तो पता चल ही जाएगा आपको, 1.5 वोल्ट का है। चलो जी, अब हमने ऐसा किया, ये वाला लिया और इसको मैंने यूज कर लिया है। अब इसका और इसका कितना होगा? तो कहने का Zero। मतलब है कि मना अननोन ईएमएफ ऑफ सेल जो है कंपेयर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर Yeah। सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। टू फाइंड द Yes। करंट इफ रेजिस्टेंस इज नोन, to find the internal resistance of cell, to measure the unknown resistance, unknown resistance हम लोग मेजर कर सकते हैं। Yeah। तो फर्स्ट कंडीशन इज हियर, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल एंड कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, सपोज कीजिए 2 सेल आपके Yeah। पास, फर्स्ट सेल आपके पास है E1 एंड सेकंड सेल है E2, जिसका ईएमएफ E1 E2 है। जब तुमने यहाँ E1 से इसको टच कर दिया और तब डिफ्लेक्शन पॉइंट सपोज करो इस पॉइंट पर तुम्हारा आया, यहाँ से लेंथ आपने मेजर कर लिया, दिस इज द L1, E1 इज इक्वल टू x इंटू L1, यस और नो? सेकेंड कंडीशन में क्या किया आपने, इस पॉइंट को इससे टच कर दिया तो करंट अब इसमें पास करने लगेगा सेकेंड वाली बैटरी से। अब तुमने डिफ्लेक्शन पॉइंट चेक किया तो यहाँ सपोज करो आ गया, ये वाला लेंथ इधर से इधर L2 हो गया। तुम लोग क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू x इंटू L2, यस और नो? Yes। आपने वन कंडीशन में देखा E1 इज इक्वल टू x इंटू L1, चाहे x लिखो या k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E2 इज इक्वल टू x इंटू L2, सो आई कैन से दैट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, इससे पता लग जाएगा कि किसका ईएमएफ ज्यादा है, किसका ईएमएफ कम है। सो Yes sir। I want to calculate the, if I want to compare the two EMF of two cells, then I should calculate the length where deflection point will reach, and ratio of the EMFs is equal to the ratio of the lengths L1 and L2। लेकिन इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये एकदम ध्यान रखिएगा। पहला प्रिकॉशन क्या है, द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर फ्रॉम ड्राइविंग सेल मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ये जो ड्राइविंग सेल है, इस वाले सेल को कौन सा सेल कहते हैं, ड्राइविंग सेल। ध्यान दीजिएगा, ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रखना है आपको, नहीं तो आपका सही वैल्यू नहीं बताएगा। While adjusting the position of jockey on potentiometer wire, the edge of jockey should not be rubbed on the wire। क्यों? क्योंकि अगर आप रब करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हीटिंग से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अदरवाइज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर विल नॉट बी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर फ्रॉम ड्राइविंग सेल शुड नॉट बी पास्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, as this would cause heating effect resulting the change in the resistance of the wire। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक आप एकदम करंट पास कराते जा रहे हैं, बहुत कम समय के लिए जितना मेजर कर लो और हटा दो। These are the precautions, and very important is, a balance point is obtained on the potentiometer wire if the fall of potential along the potentiometer wire due to driving cell is greater than EMF of cell to be balanced। ड्राइविंग सेल से ज्यादा होना चाहिए। Yes sir। सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड द करंट इफ रेजिस्टेंस नॉन। अगर किसी सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 अलग अलग दिए हुए हैं, R1 R2, आपको करंट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखो VA माइनस VC इज इक्वल टू x इंटू L1, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये डिफ्लेक्शन पॉइंट आया, वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, VA माइनस VC इज इक्वल टू x L1। सो आई कैन से दैट I इंटू R1 इज इक्वल टू x L1, सो I इज इक्वल टू x L1 अपॉन R1।
Similarly, we can find the value of R2 also. तो Yes. सबसे important चीज potentiometer is ideal voltmeter because it does not draw any current from the circuit at the balance point. Okay. अगर सपोज करो किसी चूहे को मैंने भेज दिया मेजर करने की, जाके देखो तो कितना उसमें गेहूं है उसको गोदाम में, तो पहले खा के पेट भर लेगा, तब आके बोलेगा सर 40 kg रखा हुआ है. हाँ. और सपोज करो मैंने लायन को भेज दिया कि जाके तुम मेजर करके आओ तो कितना है, वो तो गेहूं खाएगा नहीं, वो आके बता देगा मुझे हाँ सर 42 kg है. Yes. एक बच्चे ने मजाक में कहा सर अगर उसने आपको खा लिया तो तो अलग बात है, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो कहने का मतलब पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर है. ये Yes. करंट किसी भी But- सर्किट से ड्रॉ नहीं करता है बैलेंस पॉइंट पर. नेक्स्ट, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. किसी भी सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इस मेथड से कर सकते हैं. पहले फर्स्ट अरेंजमेंट ये कर लीजिए, यहाँ पे एक ड्राइविंग सेल ले लीजिए, ये और न्यूट्रल पॉइंट आप लो, ये ड्राइविंग सेल है, ये आपके पास EMF है, इस समय में न्यूट्रल पॉइंट देखो. फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, उस समय में देखो. तो फर्स्ट अरेंजमेंट में क्या हो गया, E1 इज इक्वल टू XL1. सेकेंड अरेंजमेंट IR इज इक्वल टू X इंटू L2. In this condition I can say I is equal to XL2 upon R. Also you can say that I is equal to E dash upon small r dash plus capital R. So E dash upon R dash plus capital R is equal to XL2 upon R. Yes, sir. XL1 upon R dash plus R is equal to XL2 upon R. So Yes. internal resistance R dash is equal to L1 minus L2 upon L2 into R. हाँ. L1 minus 1 minus L2 L1 minus L2, तो L1 upon L2 minus 1, रुक जाइए, L1 minus L2 minus 1 into R answer. Next, to measure the unknown resistance. ठीक है, पहले की तरह बताया था एकदम जस्ट ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन प्रैक्टिकल फॉर्म है, तो मैं इसमें कुछ खास लिखूंगा नहीं. P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L. यस और नो? Yes. अगर मुझे P चाहिए तो P इज इक्वल टू Q इंटू L अपॉन 100 माइनस L. दैट्स इट. For better accuracy, R is so adjusted that L lies between the 40 centimeter and 60 centimeter. ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, लिख लीजिए कॉपी में. हमें अगर बेटर एक्यूरेसी चाहिए तो R को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए जो 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के बीच में लाई करना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि रेजिस्टेंस आपने कुछ और एडजस्ट कर दिया. For better accuracy, R is so adjusted that L lies between 40 centimeter and 60 centimeter. Yes. What is the difference between the potentiometer and voltmeter? Potentiometer, it measures the EMF of cell very accurately. क्यों? क्योंकि ये ड्रॉ नहीं करता भाई, तो एक्यूरेट बताएगा ये. Voltmeter, it measures the EMF of cell approximately. Potentiometer, while measuring the EMF, it does not draw any current from the source of non-EMF. Voltmeter, while measuring the EMF, it draws some current from the source of EMF. Yes. Potentiometer, while measuring EMF, the resistance of potentiometer becomes infinite. क्यों भाई? Yes. करंट ये ड्रॉ ही नहीं कर रहा है. While measuring the EMF, thank God, the resistance of voltmeter is finite. पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी वेरी लो होती है. Yes. पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड, बट वोल्टमीटर इज बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड. जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना वोल्टेज होगा. अच्छा. जहाँ पे नो डिफ्लेक्शन होगा जी वही पोटेंशियल होगा. It can be used for the various purposes, but in voltmeter it can be used only to measure the EMF or potential difference. Yes. Now this Yes, is sir. my funda. पढ़ के सुनाइए आतिया एक. A balance point is obtained on the potentiometer wire
if the fall of potential along the potentiometer wire due to driving cell is greater than the EMF of the cell to be balanced. ठीक है, नेक्स्ट नंबर आती है। A balance point cannot be obtained on the potentiometer wire if the fall of potential along the potentiometer wire due to driving cell is less than the EMF of the cell to be balanced. मैंने बता चुका है, इसलिए कभी भी उससे कम नहीं होना चाहिए। गौरव, थर्ड नंबर। Yes, sir. The potentiometer is an ideal voltmeter as it measures the EMF of a cell very accurately, whereas voltmeter measures the EMF of cell approximately. The positive terminals of driving cell and the cell whose EMF is to be determined must be connected to the zero end of the potentiometer wire. Otherwise null point is never obtained. हमेशा जीरो एंड पे रखना चाहिए, लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, वो तो बताया ही था मैंने। न्यू टॉपिक इज हियर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ। अगर किसी भी कंडक्टर में आप करंट पास कराते हैं, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, टाइम अगर T है, ठीक है, तो जूल्स ने क्या कहा था कि अगर आप किसी भी वायर से करंट पास करा रहे हैं तो हीट उसमें डेवलप होता है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कितना देर तक करंट पास हुआ, सबको कंबाइन कर दीजिए। ऑन कंबाइनिंग, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट यूनिट होता है, तो फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल। So you know, whenever the electric current is passed through a conductor, it becomes hot after some time. This indicates that the electric energy being converted into the heat energy. This is known as the Joule's heating effect. तो अभी आपने जाना कि H इज इक्वल टू क्या होता है, VIT और आई स्क्वायर आर टी। अब इसी को डेवलप कर सकते हो। I इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। आर और स्क्वायर को कट कर दीजिए, फॉर्मूला इज हियर V स्क्वायर T अपॉन आर जूल। ये सब जूल में आ रहा है। अब आई आर इज इक्वल टू V, तो VIT जूल में। अगर तुमको सर कैलोरी में करना है तो 4.18 से डिवाइड कर दीजिए। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18, या अप्रोक्सीमेटली 4.2 भी लिख सकते हो, दिस कैलोरी, यू नो। सो यू कैन से दैट 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली। Yes. और थोड़ा सा चीज़ बता देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी W इज इक्वल टू यू नो VIT, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो P इंटू टी भी लिख सकते हैं। V को आई आर पुट कर दीजिए, तो आई स्क्वायर आर टी। द इक्वेशन W इज इक्वल टू VIT इज एप्लीकेबल टू द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू एनी अदर फॉर्म। न्यूमेरिकल में बहुत यूज हुआ है और होगा। जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो W इज इक्वल टू VIT यूज होता है। बट द इक्वेशन H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज एप्लीकेबल only to the conversion of electric energy into the heat energy in an ohmic resistor। लिख लीजिए कॉपी में, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी तभी अप्लाई होता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ओमिक रजिस्टर होना चाहिए। Yes. और VIT जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो यूज करेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होल्ड्स गुड इवन फॉर AC सर्किट्स। ओनली करंट एंड वोल्टेज हैव टू बी रिप्लेस बाय द RMS वैल्यू। लास्ट क्लास में हमने एक डाउट डिस्कस किया था, याद है, उसमें RMS करंट लिया था मैंने, वो यहीं से आया था वो क्वेश्चन। Yes. If the circuit is purely resistive, the energy expended by the source entirely appear as a heat. But if circuit has an active element like a motor, तो कुछ एनर्जी क्या होगा, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ जो है हीट के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। What is electric energy and power? The total electric work done or energy supplied by the source of EMF and maintain the current in an electric circuit for a given time is called electric energy। उतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो W इज इक्वल टू VIT इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, बिकॉज इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। Yes, sir. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल।
1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 सेकेंड, इसी को 1 वॉट 1 सेकेंड कहते हैं। Okay. Yes. जब हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वॉट आवर, KWH। इसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मैंने बोलता हंसने के लिए बोलता भी था, इसको बोतू कहते हैं, बोतू। हाँ। KWH। Yes. तो आपके घर में जो बिजली बिल आता है बोतू में ही आता है, KWH में आता है। हाँ। Yes. 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या है था कि 1 घंटा तक आपने 1 किलो वॉट एनर्जी को यूज किया। Yes. तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर, इसका मतलब 1000 वॉट इंटू 1 आवर, मतलब 1000 वॉट का बल्ब अगर आप 1 घंटा तक जला रहे हो, या 100 वॉट का 10 बल्ब अगर 1 घंटा तक जला रहे हो, तो 1 यूनिट बिल आ जाएगा आपका। हाँ। Yes. और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 KWH इक्वल टू 1000 वॉट आवर, तो 1000 वॉट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल यूनिट एनर्जी आप 10⁻6 जूल एनर्जी यूज करते हैं आप। अगर आपको एक पता यूनिट। करना है कि आपके घर में कितना बिजली बिल आ रहा है और वो सही है क्या नहीं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, तो नंबर ऑफ KWH निकाल लीजिए और उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, पता लग जाएगा कितना यूनिट है। हाँ। So conclusion is here, electric energy is equal to VIT is equal to PT is equal to I square RT is equal to V square T upon R. This is only conversion. Next one is called electric power. Power equal to work upon time, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। तो P equal to W by T, VIT by T, TT कट कर दीजिए, power is equal to V into I. Unit of power is watt और जूल पर सेकेंड, या वोल्ट एम्पियर भी बोल सकते हैं। पावर का यूनिट वोल्ट एम्पियर भी होता है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर वोल्ट, ठीक है। एंड 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 मेगा वॉट इक्वल टू 10⁻6 वॉट। Yes. So you can say that P is equal to VI equal to I square R equal to V square upon R. This is again my knowledge. Joule's heating effect of current is common to both DC and AC. अगर तुम बैटरी Yes. लगा के चाहते हो कि किसी वायर रेजिस्टेंस में करंट पास करें तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होगा। अगर आप चाहते हैं नहीं डायरेक्ट सर्किट से यूज करें तो उससे भी होगा। तो हीटिंग इफेक्ट करंट इज कॉमन टू बोथ DC and AC. दैट्स व्हाई द इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज हीटर, की प्रेस, गीजर, टोस्टर वर्क बोथ ऑन DC and AC. जूल से हीटिंग इफेक्ट इज इरिवर्जिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम कहोगे सर इधर से करंट पास हो रहा है तो गर्म हो जाएगा, उधर से पास होने लगेगा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम बोलोगे सर हीटर में मैं इधर से करंट पास करा रहा हूँ तो गर्म हो जाना चाहिए, उधर से पास कर दूंगा सर वायर को मैं उल्टा कर देता हूँ तो क्या ठंडा होने लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ रजिस्टर इज रिवर्स, द कूलिंग ऑफ रजिस्टर डज नॉट अकर वेयर हीटिंग ऑफ द रजिस्टर टेक्स प्लेस। Yes, sir. इफ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये क्वेश्चन पक्का आता है, इस पे याद रखिए, मैं स्टार बना देता हूँ। रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द करंट I इज सेम थ्रू आउट द ईच रजिस्टर, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। इसका मतलब इन सीरीज कनेक्शन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पावर कंज्यूम विल बी मोर इन हायर रेजिस्टेंसेस। Yes, sir. If the resistances are connected in parallel, the potential difference is same across each resistor. P is inversely proportional R and I is inversely proportional R. It means in parallel connection, the current and power consumed will be more in smaller resistance. Yes, sir. आपसे सुनाइए गौरव। Yes, sir. In parallel grouping of bulbs, the bulb of higher voltage will give more bright light and will pass greater current through it. It will give give the lesser resistance and same potential difference across it. If one bulb gets fused, other bulb will work. आतिया, In series grouping of bulbs, the bulb of higher wattage will give less bright light and will have smaller resistance and potential difference across it. If one bulb gets fused, the other bulbs will not work. now some aspects of the heating effect of current. The wires supplying current to an electric lamp are not practically heated, while that of the filament of lamp becomes white hot. क्यों? क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि बल्ब का होता है।
बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, हीटिंग रॉड, ये सब में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम होता है, जो एलॉय ऑफ द निकल और क्रोमियम होता है। ये वायर को क्यों यूज किया जाता है? द वायर ऑफ नाइक्रोम इज यूज बिकॉज इट हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. It can be Yes. easily drawn into the wires. It is not oxidized easily when heated in air. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमें देता है. Yes, sir. So in electric iron, electric heater and heating rod are of high power instruments. Electric power P equal to VI. So for a given voltage P is directly proportional I. Higher is the power of electric appliances, larger is the current drawn by it. Correct. So H is directly proportional I square. ठीक है. The resistance of high electric power instrument is smaller than that of the low electric power. The heater must be of high resistivity and of high melting point, because heat produced is equal to V square T upon R, V square upon rho L into AT. अगर resistivity को high रखना है तो length used for the given area of cross section of wire and heat to be produced may be small. अच्छा. What is the fuse wire? घर में जानते होंगे, अचानक करंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाती है. ऐसे मानो उड़ नहीं, गल जाती है, मेल्ट हो जाती है. तो अब फ्यूज वायर इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम टीन लेड एलॉय. 63% टीन और 37% लेड होता है. It should have high resistivity and low melting point and suitable current rating corresponding to the load in the circuit. तो Yes. सर्किट में इस तरह का रेजिस्टेंस फ्यूज वायर देखा होगा, बहुत में इस तरह का देखते होंगे, बहुत में इस तरह, मतलब यही वाला यहाँ पे लगता है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे. हाँ सर. Efficiency of electric device. The ratio of output power to the input power is called efficiency. In case of an electric motor, efficiency is equal to output mechanical power upon input electric power. So input electric power equal to output mechanical power plus power lost in heat. Yes sir. Now this lecture is finished. Coming class में discuss करेंगे मेरे द्वारा selected questions, अमरेश questions. Clear है? Yes sir. Till then, bye, as well as best of luck.